और इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो रही, इस पर डीडीएमए की बैठक हुई थी, जो बैठक अब खत्म हो चुकी है। राजधानी में और ज्यादा पाबंदियां लग सकती हैं। जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले राजधानी में बढ़ रहे हैं, और ज्यादा पाबंदियां दिल्ली वालों पर लग सकती हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने पर रोक लग सकती है, यानी आप रेस्टोरेंट जाकर खाना नहीं खा पाएंगे, इस पर रोक लगाई जा सकती है। तो डीडीएमए की बैठक चल रही है। कोरोना लगातार पैर पसार रहा है दिल्ली में, और इसको लेकर बैठक हो रही थी, महत्वपूर्ण बैठक। और इसके बाद अब दिल्ली पर और पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, ताकि कोरोना की रफ्तार पर कुछ काबू पाया जा सके। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है, इसके अलावा वीकेंड लॉकडाउन है, लेकिन अब इन पाबंदियों में और इजाफा हो सकता है। लोगों के बाहर आने जाने पर रोक लग सकती है। रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाने जाते हैं तो उस पर भी पाबंदी लग सकती है, यानी आप घर पर बाहर का खाना ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आप रेस्टोरेंट में जाकर खाना नहीं खा पाएंगे, ये पाबंदी लग सकती है। इस बैठक में क्या हुआ, ये आपको बताने के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, क्या जानकारी है, क्या कुछ पता लग पाया, इस बैठक से निकलकर क्या आया? देखिए अर्चना जी, जो फिलहाल ये डीडीएमए की बड़ी बैठक थी जो कि 11 बजे शुरू हुई थी, वो बैठक खत्म हो गई है। हालांकि ऑफिशियली जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, पहली जानकारी तो है कि जो अभी दिल्ली के अंदर 50% रेस्टोरेंट में जो एक नियम बना रखा था कि 50% लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट का था, उसको अब खत्म किया जा सकता है। यानी केवल जो रेस्टोरेंट है वहां से आप खाना केवल पैक करा सकते हैं। दूसरा ये कि जो नाइट कर्फ्यू है उसका टाइमिंग जो है वो बदल सकता है। अभी फिलहाल नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का है, उसको जो है बदला जा सकता है, यानी कि 8 या 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लग सकता है। इसके अलावा अगर हम दिल्ली के अंदर बात करें तो वीकेंड कर्फ्यू पहले से ही लगा हुआ है, तो कुछ जो और जो पाबंदियां हैं वो दिल्ली के अंदर लग सकती हैं। कुछ ही देर के बाद दिल्ली सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, और उसमें टोटल जो जानकारी है, क्या कुछ डीडीएमए की बैठक में हुआ है और कुछ जो नई पाबंदियां हैं वो क्या लगेंगी, उसमें क्लियर हो पाएगा। लेकिन जो ऑफिशियली जानकारी है वो अभी नहीं दी गई है। सूत्रों के अनुसार जानकारी यही है कि केवल जो रेस्टोरेंट के अंदर 50% सीटिंग की बात थी उसको खत्म कर दिया जाएगा, केवल आप रेस्टोरेंट से खाना पैक करा सकते हैं। नमित, जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट में बेहद इजाफा हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, इसको लेकर कुछ और पाबंदियां होंगी, इसकी पहले से आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अभी क्या स्थिति, अगर खासतौर पर दिल्ली के अस्पतालों की बात करें तो? देखिए दिल्ली के अंदर फिलहाल पिछले 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा केसेस आए हैं, और जो फिलहाल संक्रमण दर है यानी कि पॉजिटिविटी रेट है वो 23% को पार कर गया है, और जो एक्टिव केसों की संख्या है दिल्ली के अंदर वो 60,000 तक पहुंच गए हैं। दिल्ली के अस्पतालों की बात करें तो कल ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भले ही दिल्ली के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो नए मामले आ रहे हैं उसमें जो लोगों के अंदर सिम्टम्स कम है, ऐसे में उन लोगों को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा है, वो घर में ही क्वारंटीन हो रहे हैं। और दिल्ली के अंदर बेड की संख्या की बात करूं तो 6,000 बेड हैं, लेकिन फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो है केवल 1500 बेड पर ही पेशेंट है। तो कुल मिलाकर दिल्ली के जो अस्पताल हैं, दिल्ली की सरकार ने जो है कोरोना की दूसरी वेव से काफी कुछ सबक लिया है, काफी कुछ सीखा है, और यही वजह है कि दिल्ली के जो अस्पताल हैं वहां पर फिलहाल जो व्यवस्था है वो सही की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद नमित त्यागी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जब आधिकारिक जानकारी दी जाएगी दिल्ली सरकार की तरफ से, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश से है, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की मुलाकात हो रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह से मिल रहे हैं। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की यह मुलाकात अभी जारी है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में यह मुलाकात हो रही है, और चुनावी तैयारियों को लेकर दोनों के बीच चर्चा हो रही है। 2022 के चुनाव बिल्कुल नजदीक है। 10 फरवरी को पहले दौर की वोटिंग होगी, और इसको लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि 15 तारीख तक चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की रैली और यात्रा पर रोक लगाई हुई है। तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की मुलाकात हो रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी कार्यालय है लखनऊ में, वहां पर दोनों के बीच ये मुलाकात हो रही है, और चुनावी तैयारियों को लेकर आपस में चर्चा हो रही है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की। तो यूपी चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद अब चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअली हो रहा है। 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने कहा है कि उसके बाद समीक्षा की जाएगी, और अगर स्थिति काबू में रही तो फिर रैली की, रथ यात्रा की इजाजत दी जाएगी। लेकिन अभी 15 तारीख तक इस पर बैन लगा हुआ है। तो किस तरह से चुनावी तैयारियां की जाए, लोगों तक किस तरह से पहुंचा जाए, इसको लेकर चर्चा हो रही है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच।
न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, क्या कुछ पता चल पा रहा है? इस मुलाकात का क्या मकसद है, क्या जानकारी? जी देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अंदर हैं, उनके बेटे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय के अंदर हैं। उन दोनों के बीच और कुछ बड़े नेताओं के बीच कहा जा रहा है कि अंदर एक बैठक चल रही है, जिसमें ये बात की चर्चा हो रही है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं, जहां पर पहले चुनाव होने हैं, वहां की सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। कई ऐसे लोग यहाँ पर आए हैं जो प्रत्याशी हैं और संभावित प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, वो लोग भी काफ़ी आस लगा के आए हैं। तो कुल मिला के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज काफ़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग आए हुए हैं और वो यही चाहते हैं कि आज कहीं ना कहीं उनका टिकट फाइनल हो जाए या कुछ बातचीत हो जाए। और इसके साथ जो दूसरे विषय पर चर्चा हो रही है कि आखिर आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी किस तरह से जाएगी, क्योंकि अभी तक रैली, रोड शो और तमाम तरह से लोगों तक पहुंचना आसान होता था, लेकिन अब क्या भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला समाजवादी पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर पाएगी कि नहीं, और अगर करेगी तो कितनी मुश्किलें आएंगी, क्या क्या संसाधन उसके पास है? क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पास नहीं है। तो लिहाजा अगर हम सोशल साइट्स और सोशल प्लेटफॉर्म की बात करें तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पीछे नजर आती है। तो इस पर भी एक गहन और कहा जाए महत्वपूर्ण चर्चा आज यहाँ पर हो रही है। और टिकट बंटवारा भी एक बड़ी चुनौती होगी, इसको लेकर भी चर्चा चल रही होगी। जिस तरह से छोटे छोटे दल साथ आए हैं, चाचा शिवपाल यादव भी साथ आए हैं, तो किस तरह से वितरण हो ताकि सबको संतुष्ट किया जा सके? जी देखिए, अभी पहले चरण का जो चुनाव है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ पर आरएलडी से इनका गठबंधन है। तो आरएलडी को किस तरह से टिकट दिया जाए, कितनी सीटें दी जाए और अपने कितने प्रत्याशी वहाँ पर लड़ाए जाए, तो एक तमाम तरह की विस्तृत चर्चा इस पर हो रही है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई लोग भी आए हुए हैं जो समाजवादी पार्टी से लगातार संघर्ष करते रहे हैं। और अगर वहाँ पर आरएलडी से गठबंधन होता है तो वहाँ 30 से 35 सीट अगर आरएलडी को चली जाती है तो उनकी स्थिति क्या होगी। तो यहाँ तमाम इस तरह के लोग भी हैं जो काफ़ी दुखी भी हैं। उनको ये पता चल रहा है कि अंदर साइड उनका टिकट कट गया या फिर वो सीट जिस पर वो मेहनत कर रहे थे वो आरएलडी के खाते में चली गई। तो ऐसी भी स्थिति है। तो कुल मिलाकर काफ़ी अंदर मंथन एक चल रहा है, एक बड़ा मंथन चल रहा है अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के बीच कि किस तरह से सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए, लोग नाराज भी ना हो और चुनाव में जीत भी मिले और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो आरएलडी से गठबंधन हुआ है वो भी सक्सेसफुल तरीके से चले। तो इस सभी चीज़ों को लेकर आज बैठक हो रही है और ये भी बताया जा रहा है कि इसके बाद जयंत चौधरी से भी अखिलेश यादव मुलाकात आज कर सकते हैं। नीरज, एक कयास और लगाए जाने जब से अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि वो चुनाव लड़ेंगे, वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? क्या वो कोई सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही होगी? क्योंकि अगर ऐसा है तो पहले दौर की वोटिंग, पहले फेज में वोटिंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होनी है, इसको लेकर भी चर्चा। जी देखिए, अखिलेश यादव फिलहाल सांसद हैं, वो किस सीट पर लड़ेंगे उनका खुद का ये कहना है कि जो पार्टी तय करेगी, यानी पार्टी की जो बोर्ड होता है, जो बैठक होती है, उसमें तय होगा कि वो किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर जिस तरह से मायावती चुनाव नहीं लड़ती हैं, वो पूरा चुनाव का प्रबंधन देखती हैं, उसी तरह अखिलेश यादव क्या चुनाव का पूरा प्रबंधन देखे या खुद चुनाव अपना लड़े। क्योंकि अगर इस तरह का बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो वो अपने चुनाव क्षेत्र में फंस कर रह जाता है और ज़्यादा प्रबंधन का काम नहीं कर पाता, लिहाजा तमाम सीटों पर नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो अब इस समय चूंकि विधानसभा का ये चुनाव है और विधानसभा में 403 सीटें हैं और सभी पर प्रबंधन करना एक बहुत मुश्किल होता है। और खासकर इस वक्त जब आप सत्ता से 5 साल बाहर हो, ना आपको कोई अधिकारी होता है, ना इस तरह के तमाम जो लीडर्स होते हैं वो आपकी पार्टी को छोड़कर जा चुके रहते हैं। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है कि अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़े। फिलहाल इस पर अभी कयास ही लगाया जा सकता है जब तक कि इस पर फाइनल कोई वक्तव्य समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव का ना आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज मिश्रा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सियासत के बाजार में सबसे ज्यादा कीमत उत्तर प्रदेश की लगती है और लगे भी क्यों ना दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जो जाता है, इसीलिए यूपी की सत्ता बेहद खास हो जाती है। लेकिन यहाँ की सियासत आसान नहीं, यूपी का सियासी गणित बेहद कठिन है, इसीलिए कई बार बैठा बिठाया समीकरण भी खराब हो जाता है, पासा कभी भी पलट जाता है। देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों की जहां सरगर्मियां बढ़ गई हैं,
भले ही वो बयानबाजियों के तौर पर ही क्यों न हो, वहीं आम लोगों के बीच भी पार्टियों की जीत हार को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत को समझना इतना आसान नहीं है। आज जो पार्टी हाशिए पर है वो कल बहुमत से सरकार बना लेती है, और जो आज बहुमत में है वो कल हाशिए पर चली जाती है। दरअसल यूपी की सत्ता का समीकरण बदलता रहता है। सत्ता के इस गणित में 7 चरण के चुनाव का फैक्टर भी शामिल है। 2022 में पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 113 सीटों पर वोटिंग होनी है। पिछले चुनाव में यहां वोटों का ध्रुवीकरण हुआ था और बीजेपी को 85 सीटें मिली थी। इस बार किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा है और इन सीटों पर जाट, दलित, मुस्लिम और यादवों का वर्चस्व है। तीसरे और चौथे चरण में 119 सीटों पर चुनाव होगा, जिनमें 31 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। इन सीटों में इटावा और कन्नौज भी शामिल हैं, जो सपा के गढ़। वहीं अवध इलाके में बीजेपी मजबूत स्थिति में रहती है। 5वें चरण में 60 सीटों पर चुनाव होने हैं। कांग्रेस का गढ़ रही अमेठी और रायबरेली में इसी चरण में चुनाव होगा। बीजेपी की सियासत का केंद्र रही अयोध्या और प्रयागराज में वोटिंग इसी चरण में होगी। छठे चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर शामिल है। 7वें चरण में 54 सीटों पर चुनाव होगा और इसमें पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। जाहिर है पिछली बार से 2022 का चुनाव अलग होगा। जाति धर्म के साथ इस बार किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा होगा। 136 सीटों पर किसान निर्णायक वोटर हैं और कृषि कानूनों की वापसी का असर वोट पर पड़ सकता है। बड़ा सवाल ये है कि किसान बीजेपी के साथ जाएंगे या विपक्ष के साथ। यूपी में अयोध्या, काशी और मथुरा का फैक्टर भी महत्वपूर्ण होगा। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मथुरा कृष्ण जन्मस्थली की भव्यता देने की बातें हिंदू वर्ग पर असर डाल सकती हैं। हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्योंकि यूपी में 80% आबादी हिंदुओं की ही है। बीजेपी के चुनाव प्रचार में भी हिंदुत्व ही बड़ा मुद्दा है। वहीं इधर योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इधर यूपी में दलित वोट को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब बीएसपी से दलितों का मोह भंग हो गया है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में बीएसपी का वोट शेयर भी गिरा है। बता दें कि 2017 में रिजर्व 85 सीटों में बीजेपी ने 69 सीटें जीती थी। वहीं इस बार बीएसपी सक्रिय नहीं, तो जाहिर है कि इसका फायदा बीजेपी और सपा को हो सकता है। नए गठबंधनों का फैक्टर भी यूपी के समीकरण को बदल सकता है, क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार गठबंधन के साथी बदल गए। बीजेपी ने अपना दल और निषाद पार्टी से हाथ मिला लिया है, तो वहीं इस बार सुभाषपा सपा खेमे में। सपा ने तकरीबन 7 छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र की स्थिति पर नजर डालना जरूरी है। यूपी में 18 से 20% मुस्लिम आबादी है। 143 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का प्रभाव है। सूबे की 36 सीटों पर ये अपने दम से उम्मीदवार को जिता सकते हैं। महिला और युवाओं पर सियासी दलों की खास नजर है। कांग्रेस ने 40% महिलाओं को चुनाव में टिकट देने का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी महिलाओं के लिए कमल शक्ति संवाद कार्यक्रम चला रही है। वहीं सभी दलों ने युवाओं से कई लुभावने वादे किए हैं। पार्टियों के चुनावी मुद्दों की बात करें तो सपा और कांग्रेस ने किसान और कानून व्यवस्था को प्रमुख मुद्दा बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने परिवारवाद पर विपक्ष को घेरा है और विकास को अपना मुद्दा बनाया है। आपको इन आंकड़ों को देखने के बाद लग रहा होगा कि यूपी के ये चुनाव कितना पेचीदा है, लेकिन इस पेच को जो पार कर पाएगा और जिसका समीकरण सटीक बैठ पाएगा, वही सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।